नमस्कार, मैं हूं प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं मनी 9 पर पर्सनल फिनेंस से जुड़ा हमारा खास शो हेलो मनी। लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ क्लेम को रिजेक्ट कर देती है या फिर क्लेम अमाउंट से बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में इंश्योरेंस होल्डर को काफ़ी नुकसान होता है। जब प्रीमियम भरने के बावजूद बीमा काम नहीं आता, कस्टमर खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे हालात में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इंश्योरेंस क्लेम किस ग्राउंड पर रिजेक्ट हुआ। अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद में इंश्योरेंस होल्डर को क्या करना चाहिए, इसी को लेकर है हमारा आज का शो। और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ होंगे सिद्धार्थ सिंघर, जो कि बिजनेस हेड है हेल्थ इंश्योरेंस के policybazaar.com पे। सर, मनी 9 के इस खास शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ जी से हम बातचीत शुरू करेंगे। उसके पहले अगर आपके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। और अगर आप ये शो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के लाइव चैट में जाकर के भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिद्धार्थ जी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े आपके किसी भी सवाल का जवाब इस शो के दौरान देंगे। अगले 30 तो आप अपने सवाल भेजते हैं, उससे पहले मैं सिद्धार्थ जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करती हूं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहली बात तो हेल्थ इंश्योरेंस हम सभी जानते हैं कि लिया जाता है ताकि मुसीबत में कभी भी बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो, इंश्योरेंस के लिए काम आ जाए। लेकिन कई बार की देखा जाता है हम प्रीमियम भरते हैं, कई साल हो जाते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है यानी कि जब ज़रूरत होती है तब कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। तो मुझे ये जानना है कि ये क्लेम रिजेक्शंस क्यों होते हैं। सो आई थिंक सबसे पहले तो देखिए प्रगति जी, इसमें दो टाइप के, इसको मैं इस समस्या को मैं दो टाइप में डिवाइड करूंगा। वन इज की जहां मेरा पूरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, दैट इज वन। और दूसरा है जहां मेरे को क्लेम का जितना अमाउंट था उतना नहीं मिला, काफी कम मिला, राइट। तो अगर मैं पहले भाग की बात करूं कि मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो हमने जो जनरली देखा है दो तीन मेजर कारण होते हैं जिसकी वजह से क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं कस्टमर के। सबसे बड़ा कारण तो होता है कि अगर वेटिंग पीरियड में कोई व्यक्ति क्लेम करता है। वेटिंग पीरियड क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी भाषा में, अगर हर इंश्योरेंस प्लान के अंदर तीन प्रकार के वेटिंग पीरियड्स होते हैं। एक होता है कि आप पॉलिसी लेते ही 30 डेज के अंदर क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम्स। सेकेंड होता है एक स्लो ग्रोइंग डिजीजेस या स्पेसिफिक इलनेस डिजीजेस, जिसमें जैसे कैंसर, कैटरैक्ट, हर्निया एक्सेट्रा जैसी स्लो ग्रोइंग डिजीजेस होती हैं बॉडी में, जिनको मतलब एटलीस्ट 2 साल लगता है बॉडी में डेवलप होने के लिए। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त हूँ जिसको कहा जाता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो उस पर भी एक वेटिंग पीरियड लगता है जो कि तकरीबन 4 साल का होता है, 3 से 4 साल, प्लान से प्लान डिपेंड करता है। मान लीजिए आज की डेट में अगर मेरे को डायबिटीज है पॉलिसी खरीदते टाइम, तो उसको कहा जाएगा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, और उस पर इंश्योरेंस कंपनी एक वेटिंग पीरियड लगाएगी कि आप 4 साल से पहले उस पर क्लेम नहीं कर सकते। तो अमूमन हमने ये देखा है कि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कस्टमर ने वेटिंग पीरियड शायद उन्हें या तो बताए नहीं गए या पता नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्लेम किया बट क्लेम अप्रूव नहीं हुआ। सो दैट इज द बिगेस्ट, आई वुड से, द रीजन। द सेकेंड रीजन इज ऑल्सो कि नॉन डिस्क्लोजर। अगर किसी केस में मान लीजिए मेरे को एक बीमारी थी पहले, किसी चीज का मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, कोई मानसिक बीमारी हो या कोई फिजिकल बीमारी भी हो, कुछ भी हो, और जो मैंने अपने पॉलिसी खरीदते टाइम शायद नहीं बताई, किसी ने व्यक्ति ने बोला जिसने पॉलिसी मुझे दी, कोई भी व्यक्ति जिससे मैंने पॉलिसी खरीदी, उसने बोला कि देखिए इसको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आप उस टाइम तो मेंशन नहीं करी अपने प्रपोजल में, बट आगे जाके कंपनी को जब आपने मेडिकल हिस्ट्री बताई, उसमें निकल के आया कि भाई फलाना व्यक्ति इस बीमारी से ऑलरेडी ग्रस्त था, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं, जिसको कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर। तो इसलिए हम जब भी कस्टमर्स से बात करते हैं और जब भी कस्टमर्स को समझाते हैं कि आपकी जो भी मेडिकल कंडीशंस रही हैं पास्ट में, या कोई अगर करंट मेडिकल कंडीशन है, उसको हमेशा डिस्क्लोज करें, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को कल को आप कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया था, और उसके बियॉन्ड उसके पास कोई ग्राउंड नहीं है क्लेम रिजेक्ट करने का। सो अमूमन ये दो मेजर रीजंस हैं जिसमें क्लेम पूरी तरीके से रिजेक्ट हो सकते हैं। तो जब भी आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो दो बातों का जरूर ध्यान रखें। एक तो वेटिंग पीरियड क्या है,
पॉलिसी के, आप उस पर कब क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आप जो भी डिस्क्लोजर करें अपना, चाहे लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति करते हैं, या फिर अगर कोई पास मेडिकल हिस्ट्री है, उसको लेके जरूर करें। तो सिद्धार्थ जी ने जैसा बताया कि अगर जो मेजर रीजंस होते हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब आप मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, जब आप पूरी बात नहीं बताते हैं, जानकारी सही नहीं होती है, उस कंडीशन में एक तो इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ होती है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि अगर इन दोनों ग्राउंड्स के अलावा भी कई बार की इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाते हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद में इंश्योरेंस होल्डर के पास किस तरह के ऑप्शन होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, और एक्चुअली कस्टमर्स के पास स्टीम्ड रेगुलेटर के द्वारा काफी ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपने जिससे पॉलिसी खरीदी है, आप उसको रीच आउट कर सकते हैं कि भाई मेरा पॉलिसी में रिजेक्शन आया है, प्लीज हेल्प मी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि पॉलिसी बाजार में हमने एक क्लेम समाधान दिवस का एक इनिशिएटिव चालू किया है, कि जहां भी कस्टमर के अगर कोई क्लेम रिजेक्ट होते हैं जो कि रॉन्गफुल रीजन, किसी भी रॉन्गफुल रीजन की वजह से या अंडरस्टैंडिंग गैप की वजह से रिजेक्ट हुए हैं, तो हम अपने इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्स के साथ और कस्टमर्स के साथ काम करते हैं कि कस्टमर्स का क्लेम्स निकलवाने में। सो दैट इज वन। द सेकेंड थिंग इज कि आप आईआरडीए के द्वारा अगर आपका क्लेम्स में आपका जो आपको लगता है कि रॉन्गफुली रिजेक्ट हुआ है और जो कि इंश्योरेंस कंपनी को नहीं करना चाहिए था, तो आप ऑम्बुड्समैन में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वहां से सहायता पा सकते हैं। और उससे पहले तो आप इंश्योरेंस कंपनी में भी मल्टीपल एस्केलेशन लेवल्स हैं, जहाँ पे आप, अगर आपका पहली बार में मान लीजिए किसी कारणवश क्लेम रिजेक्ट हुआ है, तो आप उसको ब्रिंग अप कर सकते हैं। एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि क्लेम्स रिजेक्ट नहीं होते, बट कई बार मतलब फॉर द वांट ऑफ हॉस्पिटल से जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, मान लीजिए कोई डिस्चार्ज समरी चाहिए होगी या कुछ बिल्स चाहिए होंगे, उसकी वजह से भी कभी कभी टेक्निकल रीजंस के कारण और जो छोटे छोटे रीजंस के कारण भी क्लेम्स अटक जाते हैं। सो आई थिंक इस प्रोसेस में काफी सारे अभी ऑप्शंस हैं कस्टमर्स के पास। सबसे पहले तो जिससे आपने पॉलिसी खरीदी, देन इंश्योरेंस कंपनी खुद, एंड अगर फाइनली आपको कहीं भी नहीं मिलता है सोल्यूशन, तो ऑम्बुड्समैन में भी आप शिकायत दर्ज करा के अपना क्लेम का प्रोसेस करवा सकते हैं। तो अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को रीच आउट करें, ताकि आपको एक वैलिड रीजन पता चल सके कि आखिर आपका इंश्योरेंस अगर रिजेक्ट हुआ है क्लेम तो वो क्यों हुआ है, और उसको अगर सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो करें। अगर वहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन आप इरडा के ओम्बुड्समैन में भी जा करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, क्या कस्टमर्स के पास में, इंश्योरेंस होल्डर के पास में कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप या ऑम्बुड्समैन में या किसी भी माध्यम से आपको वो नहीं मिला है, आपके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन नहीं मिला है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में डेफिनेटली जा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ कस्टमर्स हैं, मतलब ये हमने देखा है कि गए भी हैं, तो दोनों तरीके के फैसले आए हैं, जहाँ पे मतलब मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी का भी पक्ष रखा गया है, काफी केसेस में तो एक्चुअली कस्टमर्स का भी पक्ष रखा गया है। तो ये डेफिनेटली एक तीसरा और फाइनल विकल्प है, जहाँ पे आप कोर्ट के थ्रू भी एक समाधान पा सकते हैं। तो आपके पास कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन होता है। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ है, ये मुझे पर्सनली भी जाननी है, क्योंकि हाल फिलहाल देखा गया है कि इंसान ना कई बार की, ऐसा नहीं होता कि एक बार ही साल में सिर्फ बीमार पड़े, होता है कि कई बार की बीमारियां रिपीटेडली होती रहती हैं, 3 महीने में, 4 महीने में। तो एक इंसान हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कितनी बार कर सकता है एक साल के टाइम पीरियड में? क्या इसकी कोई लिमिट होती है? हाँ जी। सो इसमें बेसिकली दो दो एस्पेक्ट से इसको समझेंगे। एक होती है जैसे आपकी पॉलिसी की जो भी एक सम इंश्योर्ड जिसको कहते हैं, अगर मान लीजिए मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है, 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो कुछ जो पॉलिसीज कहती हैं, जो थोड़ी सी अब पुरानी हो गई हैं पॉलिसीज, कि आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही क्लेम कर सकते हैं, चाहे मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन में हो। राइट। आप चाहे मान लीजिए उसको 3 लाख, 4 लाख और 4 लाख करके लें, या एक ही बारी में 10 लाख लें, तो किसी भी तरीके से हम आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। कुछ प्लान्स में ये फीचर होता है। बट अब जो काफी नए न्यू एज प्लान्स आ गए हैं, उनमें ये होता है कि आपको एक फैसिलिटी मिलती है कॉल्ड अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। इसका मतलब ये होता है कि अनलिमिटेड टाइम्स आप 10 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं एक पॉलिसी ईयर में। तो मान लीजिए अगर मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा अगर एक पॉलिसी में है, और तीनों को एक ही साल में अलग अलग कारणों से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, तो मेरे को हर बारी इंश्योरेंस कंपनी लिमिट, मतलब
हर बार इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लेम एडमिसिबल करेगी, प्रोवाइडेड कि जो मेरा एक क्लेम है वो 10 लाख रुपए से ऊपर ना हो। तो मैं 10-10 लाख करके एक ही साल में मल्टीपल टाइम्स क्लेम अब कर सकता हूँ। तो काफी सारे इंश्योरेंस प्लान में अब ये फीचर अवेलेबल है, जो काफी कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हो सकता है कि एक व्यक्ति बीमार पड़े पॉलिसी में, दूसरे व्यक्ति को दोबारा डेंगू हो जाए या कोई हार्ट रिलेटेड एलिमेंट हो जाए, तो उसमें ये डेफिनेटली काफी यूजफुल रहता है। तो एक इंसान मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो है वो क्लेम कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है सिद्धार्थ जी कि अभी हाल फिलहाल में क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, बोला जा रहा है कि इसको लेना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो अगर मैं क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के फ़ायदे जानने की बात करूँ तो वो क्या क्या होते हैं? देखिए, इसे क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरीके से आपको अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो मतलब एक लॉस ऑफ इनकम को आपको प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके तब काम आती है जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं। मान लीजिए मेरे को एक पैरालिटिक अटैक हुआ, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ, बट एक हफ्ते का बिल तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ने दे दिया मुझे। बट एक हफ्ते के बाद ऐसा हो सकता है कि अगले 6 महीने तक मैं अपने काम पे नहीं जा सकता, बहुत सारे खर्चे भी हैं, मतलब दवाइयों के, डॉक्टर्स कंसल्टेशन एक्सेट्रा। अब जिससे मैं अपने काम पे नहीं जा रहा, तो मेरे एक इनकम का लॉस हो रहा है, मतलब मेरे को फैमिली के लिए एक्सपेंसेस के लिए भी चाहिए। तो क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स क्या करते हैं कि अगर जब भी आपको एक क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हुई है, तो एक लमसम अमाउंट, एक मुश्त राशि आपको एक प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए वो 10 लाख या 20 लाख रुपए की हो सकती है, कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या कोई पैरालिटिक अटैक हुआ है, उस केस में एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाए, ताकि अगर आप अपना काम पे नहीं जा पा रहे हैं, इनकम को एक तरीके से रिप्लेस करने का फॉर सम टाइम पीरियड एक ये माध्यम है। बट अच्छा इसको लेने का फायदा ये। हाँ सिद्धार्थ जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, फिर मैं अपना सवाल पूछती हूँ। हाँ जी। सो आई थिंक सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए अपने लिए। अगर जिन कस्टमर्स ने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, उसके बाद वो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज डेफिनेटली ले सकते हैं। तो आई थिंक सीक्वेंस इज पहले हेल्थ इंश्योरेंस एंड देन फिर क्रिटिकल इलनेस प्लान अपने लिए ले सकते हैं। अच्छा सिद्धार्थ जी, मुझे जानना है कि आपने बताया कि क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आपके पास होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट देती है जो कि आपको हेल्प कर सकती है रिकवरी पीरियड में, अगर आप काम पर नहीं जा पा रहे हैं। ये जो लमसम अमाउंट होता है ये कितना होता है, ये कैसे डिसाइड होता है कि कितना आपको दिया जाएगा? ये भी अगेन कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। ये 1 लाख रुपए आप खुद ही एक लिमिट तय कर सकते हैं अपनी, जब भी आप पॉलिसी खरीद रहे हैं। तो आप 1 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस कवर कर ले सकते हैं, टू अप टू 2 करोड़ का क्रिटिकल इलनेस कवर भी ले सकते हैं। रफली व्हाट वी रिकमेंड टू द कस्टमर की कम से कम 20 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस कवर इज गुड इनफ। एंड क्योंकि जैसे जैसे क्रिटिकल इलनेस का कवर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका प्रीमियम भी बढ़ेगा। बट एक आम व्यक्ति के लिए मैं कहूंगा 10 लाख से 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर इज गुड इनफ। तो ये आपके हाथ में होता है कि आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इतना ज़रूरत होगा तो उतना इंश्योर अमाउंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, लाइक हमने देखा कि बहुत बार आपने बताया कि वेटिंग पीरियड जब होता है, कई बार की वेटिंग पीरियड नॉर्म्स कंप्लीट नहीं होते, इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो कई बार की डिस्क्लोजर सही नहीं होते उसकी वजह से। लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब इंश्योरेंस कंपनी आपका हेल्थ क्लेम इंश्योरेंस रिजेक्ट नहीं कर सकती, मतलब मैंडेटरी होता है कि उन्हें आपको क्लेम देना ही पड़ेगा, अप्रूव करना ही पड़ेगा? जी बिल्कुल। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा एक टर्म डिफाइन करी गई है, मॉरेटोरियम पीरियड, जिसका मतलब है कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी में 8 साल अगर आपने सर्व कर लिए हैं, तो किसी भी कारणवश इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट फॉर अगर वो मान लीजिए कोई फ्रॉड केस हो तो बात अलग है। बट 8 साल अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में कंटिन्यू कर लिया है, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। नो रीजन की वेटिंग पीरियड सर्व नहीं हुआ, मान लीजिए ऑब्वियसली, या फिर आपने पहले से कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था, या किसी भी कारणवश बेसिकली वो रिजेक्ट नहीं कर सकती है। तो ये तो बात हुई कि अगर मॉरेटोरियम पीरियड, यानी कि अगर आपने अपनी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की हम बात करें कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 8 साल तक का टाइम स्पेंड कर लिया है
तो इंश्योरेंस कंपनी एनी हाउ आपका इंश्योरेंस क्लेम देगी ही, वो किसी भी सूरत में उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो आप ये बात ध्यान रखें कि अगर आपके 8 साल हो चुके तो आप इस बात से निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि आजकल सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम एलोपैथी के इलाज कराएं, हम नेचुरोपैथी भी लोग कराते हैं, होम्योपैथी भी कराते हैं। क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये होम्योपैथी और नेचुरोपैथी भी कवर होती हैं? जी, काफी सारे प्लान्स में आयुष ट्रीटमेंट, जिसमें यूनानी और होम्योपैथी एक्सेट्रा भी आता है, तो वो काफी इंश्योरेंस प्लान्स हैं जिसमें वो भी कवर होता है। और मतलब वही है कि जब इंश्योरेंस कस्टमर एक इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर इस तरह के बेनिफिट को चाहते हैं, तो वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जरूर चेक कर लें कि जो भी वो प्लान खरीद रहे हैं उसमें वो कवर्ड है या नहीं है। तो ये अगेन प्लान टू प्लान थोड़ा सा वेरी करता है कि किसी प्लान में वो कवर होता है, किसी प्लान में कवर नहीं होता।